अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का न्यू कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पढ़ के आ चुके हैं। उसकी एग्जाम्पल में भी जो हमने मेथडोलॉजीज पढ़ी, एजाइल, वाटरफॉल, स्क्रम वगैरह। तो आज उसी सिलसिले में ये हमारा पहला लेक्चर है कि हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारा पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। तो सवाल इस तरह से आएगा, व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स फेजेस, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। तो 3 चीजें आपने इस सवाल में बतानी है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले तो वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके लिमिटेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाटरफॉल मॉडल है क्या। अगेन, वाटरफॉल मॉडल या कोई भी मॉडल आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या चीज है। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ के आ चुके। सो वाटरफॉल मॉडल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। कि सबसे पुराना और सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो वाटरफॉल है। अगर मैं कहूँ कि ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल था तो कोई गलत ना होगा। ये अपने ज़माने का सबसे फर्स्ट मॉडल था जिनको इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते थे। इट फॉलोज अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करता है? लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच। इस लाइन को आपने अच्छे से माइंड में रखना है, क्योंकि आने वाले जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो फ़र्क सिर्फ इन्हीं लाइंस में होगा कि वो कौन सी अप्रोच फॉलो करता है। तो वाटरफॉल मॉडल कौन सी अप्रोच फॉलो करता है? लीनियर और सिक्वेंशियल। लीनियर का क्या मतलब होता है कि एक स्टेप एक मरतबा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 1 बाय 1 एक ऑर्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। और सिक्वेंशियल का मतलब भी यही होता है कि सीक्वेंस वाइज चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, कि पहले स्टेप 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेप 1 के कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 और फिर स्टेप 3। ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टेप 2 हो जाए फिर 3 हो जाए फिर लास्ट में 1 हो रहा हो, नहीं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी। It means that each phase must be completed before the next one begins। कि अगला स्टेप शुरू होने से पहले पिछले स्टेप को कंप्लीट होना ज़रूरी है। Without moving back the previous phase। हाँ जी, ये लाइन ज़रा गौर से देखिए, मैं अगेन पूरी लाइन रीड कर रहा हूँ। It means that each phase must be completed before the next one begin without moving back to the previous phase। कहता है कि हर अगला स्टेप उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब पिछला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और जो पिछला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हुआ होगा उस पर हम दोबारा नहीं जा सकते। मतलब कि अगर मैं इस वक्त फेज नंबर 3 पे मौजूद हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फेज 3 चल रहा है, तो अब मैं फेज 2 पर नहीं जा सकता। ठीक है, फेज 2 पर मैं नहीं जा सकता और ना ही मैं फेज 1 पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं नेक्स्ट फेज पे जा सकता हूँ जो कि होगा फेज 4, लेकिन मैं अपने से पिछले फेज पे नहीं जा सकता। ये इस लाइन का मतलब है। सो द वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। हाँ जी, अगर छोटे छोटे कहता है प्रोजेक्ट है तब उस केस में वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है अगर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो तो एक ही बारे में उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं मालूम होती, वक्तन फ़वक्तन हमें मज़ीद उसकी रिक्वायरमेंट मालूम होती हैं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर वक्तन फ़वक्तन हमें मालूमात मिल रही हैं और हम साथ के साथ उसको चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ट्रेस बैक कर रहे हैं पुराने स्टेप्स पर। कैसे, ये मैं इस डायग्राम को जब आपको समझाता हूँ तो मैं आपको मज़ीद भी इसको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में दोबारा पिछले स्टेप पर नहीं जा सकते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो हों उनके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट जिनके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो कि आपने बनाना क्या है, लेट्स सपोज कि मैंने एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर क्या फ़ीचर होंगे कि कोई भी कस्टमर जब आए उस हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर तो उसको जो भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है वो उसको परचेज़ करके पेमेंट करके उसको मिल जाएगी, बस यही उसके अंदर फीचर होंगे। तो ये जो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं इसके अंदर हमारे पास वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं कि एक बैंक के अंदर रिकॉर्ड किस तरह से जा रहा है, दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह से इंटरेक्टेड हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं टेक्निकल, तो उस सिनेरियो में ये वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये इसकी डायग्राम है। ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी होती है पेपर में, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होगा, हर मॉडल में आप देखिएगा एक उसकी डायग्राम होगी, उसी डायग्राम से
आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करना होता है। अब ये वाटरफॉल की जो डायग्राम है वो बेसिकली ये है। इसके अंदर कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स हैं। तो आपने ये 6 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि आपने बेसिकली बनाना क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज आपको चाहिए, कौन कौन से फीचर बेसिकली चाहिए, वो होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक मरतबा आपको पता चलेगा कि आपने बेसिकली बनाना क्या है, जैसे कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, आपको पता चलेगा कि आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आप लोग अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, आप उस चीज़ को कार्ट में डाल सकते हैं और उसके बाद चेकआउट करके आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर लुक वाइज किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो उसका डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन का, जिसके अंदर आप एक्चुअल कोडिंग करते हो। उस कोडिंग से ही आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। जब एक मरतबा कोडिंग हो जाती है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने उसको टेस्ट करना होता है। टेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। उन टेक्निक की मदद से आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो कि आया कि आपका सॉफ्टवेयर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, कहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको आप ठीक करते हो। टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट फेज क्या होता है, डिप्लॉय करना। डिप्लॉय मीन्स कि उसको सर्वर के ऊपर होस्ट कर देना, ताकि इंटरनेट की मदद से बाकी डिवाइसेस जो है दुनिया की आपके उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाए। और लास्ट में है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स कि आपकी सॉफ्टवेयर में वक्तन फ़वक्तन जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं तो आप उसको मेंटेन कर पाएँ। अब ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, इनके आगे देखें तो आपको ये एरो दिख रहे होंगे। हर स्टेप अपने से नेक्स्ट वाले स्टेप पर एक एरो पॉइंट कर रहा है। तो ये इस लाइन का मतलब है जो हमने यहाँ पर पढ़ी, कि ये हमेशा अपने से अगले फेज़ की तरफ जाता है जब पहला फेज़ कंप्लीट हो जाए, और बैक नहीं आता। तो ये जो एरो का सिंबल ये बता रहा है कि ये अपने से अगले फेज़ की तरफ जा रहा है हर स्टेप, ठीक है। इसी तरह ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है, जिसके अंदर हर लाइन लास्ट में जा रही है, तो ये बेसिकली ये बता रही है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस से भी आप लोग मेंटेनेंस की तरफ डायरेक्ट जाते हैं, डिज़ाइन फेज़ की तरफ से भी मेंटेनेंस पे जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है डिज़ाइन कुछ ख़राब हो गया तो आपने उसको मेंटेन करना है। सेम लाइक इम्प्लीमेंटेशन पे भी, टेस्टिंग पे भी और डिप्लॉयमेंट से भी जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप नहीं जा सकते कि आप टेस्टिंग के फेज़ में हो और आप इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में जाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो मेंटेनेंस एक सेकेंडरी चीज़ है। इसको मैं अगर इस तरह से आपको बताऊं कि इस मेंटेनेंस का ताल्लुक सॉफ्टवेयर के प्रोसेस मॉडल से नहीं होता, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि मेंटेनेंस जो है वो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के बाद जब ज़रूरत पड़ती है तब परफॉर्म की जाती है। लेकिन अगेन आपके इस पूरे प्रोसेस में शामिल होते हैं तो हमें लाजमी से इसको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाए, जो हमारे सवाल में पूछा गया था कि इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो इसके बेसिकली टोटल 6 फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट जो अभी हमने डायग्राम में पढ़े वहीं सेम, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। वन बाय वन पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट द डिटेल्स अबाउट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, कि आपके सॉफ्टवेयर ने बेसिकली करना क्या है, वो किस काम के लिए, किस मकसद के लिए बना रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट होंगी। अच्छा, इस तरह के टाइपिंग मिस्टेक अमूमन ये लेक्चर में होती रहती है मुझसे, तो इसको इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं जब ये टाइप कर रहा होता तो मेरी आंखें जो हैं वो स्क्रीन पर नहीं होती, बुक्स पे होती हैं। तो 5 दफ़ा इस तरह से कुछ रह जाता है। अब जैसे टू लिखना था तो ओ जो है वो टी के बाद आना था, लेकिन वो ओ पहले आ गया। तो इस तरह की जो है वो इग्नोर किया करें। नंबर 2 पर है डिज़ाइन। इट इज़ यूज टू प्लान द अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस कैसी होंगी, उसके अंदर किस तरह की थीम्स इस्तेमाल होंगी, कैसा आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद दिखाई देगा, उसका मॉडल बेसिकली वो होगा डिज़ाइन। और उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होंगी, उसका भी मॉडल वो भी क्या होगा, डिज़ाइन होगा। तीसरे नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ यूज टू राइट द एक्चुअल कोड, आपकी एप्लीकेशन का एक्चुअल कोड प्रोग्राम लिखना, वो क्या कहलाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है टेस्टिंग। इट इज़ यूज टू फाइंड एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम बग्स इन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी किस्म की खराबी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसका सोल्यूशन बनाना वो टेस्टिंग में होगा। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इट इज़ यूज टू मेक सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूज़र टू एक्सेस एंड यूज़, उन लोगों तक आप अपना सॉफ्टवेयर पहुंचाएं जिनके लिए आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो क्या कहलाएगा, डिप्लॉयमेंट। जिस तरह से आप अपने लोकल कंप्यूटर से किसी होस्ट कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दें और उसके बाद इंटरनेट की मदद से कोई भी डिवाइस से आप लोग अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या दुनिया में कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, वो डिप्लॉयमेंट कहलाती है। लास्ट में है मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस मीन अपडेट करना,
फिक्स करना किसी भी ऐसे इश्यू को जो बाद में अकर हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा भी होगा प्ले स्टोर पे आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उसके उन ऐप्स की टाइम टू टाइम अपडेट आपको मौसूल होती है, तो आप उन ऐप्स को अपडेट करते हो ताकि अप टू डेट वर्जन आपके पास रहे। तो उसके अंदर क्या होता है कि पिछले वर्जन के मुकाबले कोई ना कोई चीज़ इन्हेंस की गई होती है जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं। इसके बाद है लिमिटेशंस। वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, मतलब इसके अंदर कितनी खामियां हैं। तो पहले नंबर पर तो है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मींस ये कम्प्लेक्स चीज़ों को सही से हैंडल नहीं करता। द वाटरफॉल मॉडल इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एंड कॉस्टली टू गो बैक एंड मेक चेंजेस वंस द फेज इज़ कम्प्लीटेड। जिस तरह हमने डायग्राम में भी देखा और उसके पहले पैराग्राफ में भी पढ़ा कि एक मरतबा आप अपने से नेक्स्ट फेज पर चले गए तो आप दोबारा से पिछले फेज पे नहीं आ सकते। आपको दोबारा से ज़ीरो से फिर चलना पड़ेगा अगर आप पिछले फेज पे दोबारा जाना चाहते हो। तो इस लिहाज से ये कॉस्टली और डिफ़िकल्ट है। दूसरे नंबर पर है नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कि अगर आपका थोड़ा सा पेचीदा प्रोजेक्ट है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर थोड़ी टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उस सूरत हाल के लिए ये सूटेबल नहीं है। सो दिस मॉडल इज़ नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद चेंजिंग और इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, के वक्त के साथ साथ कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं या आपका प्रोजेक्ट इवॉल्व हो रहा है, मज़ीद उसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ ऐड हो रही है, तो उस सूरत हाल के लिए ये सूटेबल नहीं है। थर्ड नंबर पर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दिस मॉडल अज्यूम दैट ऑल द रिक्वायरमेंट आर नाउन फ्रॉम द बिगिनिंग, कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है और कैसे कैसे, मतलब कि A to Z तक जो नॉलेज हो आपको अपने सॉफ्टवेयर का पहले से ही हो। अगर आपको किसी चीज़ में गड़बड़ लगती है कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं मालूम कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो सिनेरियोज होंगे उसके लिए भी कहते हैं कि ये बिल्कुल भी फिट नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में रिस्क है कि आप इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में हो और आपको पता चले कि आपका डिज़ाइन जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो आप दोबारा तो पीछे जा ही नहीं सकते, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। It can be risky if new need or unexpected issue arise later in the process। जिस तरह अभी एग्जांपल दी कि अगर आपका बाद में कोई नया इशू आ जाता है या आपको कोई और चीज़ भी ज़रूरत होती है, कोई और नया फीचर भी ऐड करवाना है, जिस तरह से लेट्स सपोज व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ चैटिंग एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर हम सिर्फ मैसेज को टाइप करके सामने वाले को सेंड कर सकें, लेकिन जब बन रही होती है ये एप्लीकेशन मैं कहता हूँ यार नहीं, इसके अंदर ना वॉइस वाला फीचर भी होना चाहिए कि कोई भी बंदा वॉइस रिकॉर्ड करके इसको भेजना चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ तक पहुँच चुका होगा व्हाट्सएप, तो उसको दोबारा से ज़ीरो से शुरू करने के लिए हमें दोबारा से रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी, फिर से दोबारा से इसको शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी न्यू नीड अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई इशू आ जाता है तो इस प्रोसेस में वो भी सूटेबल नहीं रहेगा। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर वाटरफॉल मॉडल का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैनल पर भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में, नहीं तो इसी वीडियो के लिंक में भी जब आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको इस फुल बुक के तमाम लेक्चर्स टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।